आतिश फिशां, बुक 1, पार्ट 36। हमें वार्ड ट्रमंड पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा था। हमें फौरन ही उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां नोविता और थाई वांग मौजूद थी। थाई गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी, जैसे यकीन कर लेना चाहती हो कि मेरी कोई टूट फूट तो नहीं हुई। महाराज बहुत गुस्से में, वो थाई कुछ कहना चाहती थी लेकिन दरवाजे की तरफ देखकर खामोश हो गई। मैंने मुड़कर देखा। महाराज मास्टर होचन और कांग वगैरह के साथ कमरे में दाखिल हो रहे थे। मैंने जल्दी से झुककर उन्हें बो किया। महाराज चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से तफसील सुनना चाहता हूँ। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो गुस्से में होते तो उनका लहजा मुख्तलिफ होता। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर तफसील से सब कुछ बताने लगा। मैंने महाराज को वो बातें भी बता दी जो हिप लिविंग से मालूम हुई थी। ये तो सब जानते थे कि स्वामी रघुनाथ का आश्रम अय्याशी और बदकारी का अड्डा है। वो ऐसे नजरियात का प्रचार कर रहा है जो माशरे को तबाह कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी थी कि हुकूमत के पास बड़े बड़े ओहदेदार उसके हल्का अकीदत में शामिल हैं। मैंने शायद गलत कह दिया। वो उसके जाल में फंसे हुए थे। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। दारा ने उसकी किसी कमजोरी से फायदा उठाते हुए उसे अपने जाल में फंसा लिया था और आश्रम का सारा निजाम एक तरह से उसने संभाल लिया था। वो लोगों को खुलकर धमकियां दे रहा था। आपने मिसेस डोलथाई नामी किसी औरत के बारे में सुना होगा जो एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज थी। वो भी उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। दारा ने आश्रम के कंपाउंड में सैकड़ों लोगों को उसकी उरिया फिल्म दिखाई थी और अगले रोज मिसेस डोलथाई ने खुदकुशी कर ली थी। लोगों में दारा के खिलाफ इश्तियाल फैल रहा था। आज उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और हंगामा उठ खड़ा हुआ। किसी दिलजले ने आश्रम की इमारत को आग लगा दी और सब कुछ जलकर राख हो गया। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, महाराज ने कहा। शायद स्वामी रघुनाथ इस वक्त तहखाने में था। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो बच निकलने में कामयाब हुआ या जल मरा, लेकिन बहरहाल दारा भाग निकला। मुझे यकीन है कि तुम्हारी वजह से बदकारी का वड्डा खत्म हो गया, जिसके लिए लोग अरसे से शोर मचा रहे थे, लेकिन हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। और इसकी वजह मैं पहले भी समझता था और अब इसकी तस्दीक भी हो गई है। बदकारी का भी एक अड्डा खत्म हुआ है। अभी बहुत सी बुराइयां बाकी हैं जिनका खात्मा करना है। मैंने तुम्हें इसलिए अडॉप्ट किया था कि तुम्हें इन बुराइयों का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकूं। तुम खुद इन बुराइयों का शिकार हो चुके हो, इसलिए तुम इस बात का अंदाजा ज्यादा बेहतर तौर पर लगा सकते हो कि कोई बुराई किसी दूसरे की जिंदगी को किस तरह मुतासर कर सकती है। वो खामोश होकर थाई वांग वगैरह की तरफ देखने लगे। तुम में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनको बरोकार लाकर तुम बदकारी का मुकाबला कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इन सलाहियतों को मजीद उभारने की जरूरत है। और अंदर की इन सलाहियतों को उस फन से उभारा जा सकता है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मार्शल आर्ट सिर्फ हाथ पैर चलाने का नाम नहीं, इसमें जहन भी पूरी तरह मुलव्विस होता है। तुम्हारी ट्रेनिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। अभी तो बड़ी तपस्या की जरूरत है तुम्हें। अभी तो तुम्हारा इब्तिदाई मरहला भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इस मरहले में भी जो कुछ तुमने किया वो काबिल तारीफ है। मैं तुम्हें चश्मे तसव्वुर से बहुत ऊपर देख रहा हूँ और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें इन जैसी साथी मिली हैं, जवान और हसीन औरतें। आम तौर पर तुम जैसे नौजवानों को गुनाह की तरफ राग़िब करने की कोशिशें करती हैं, लेकिन इनसे तुम्हें सच्ची और बेलौस मोहब्बत मिली है। ये तुम्हें कितना चाहती हैं मैं इसका अंदाजा लगा चुका हूँ। इनके दिलों में तुम्हारे लिए किसी भी तरह का खोट नहीं, प्यार ही प्यार है, सच्चा और खरा प्यार। और तुम्हारा वो दोस्त रामन प्रसाद। महाराज एक बार फिर खामोश हो गए। मैंने थाई वांग और डॉक्टर जानकी की तरफ देखा। महाराज की तारीफ से उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे। क्या हुआ उसे? ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? महाराज ने अपनी बात मुकम्मल की। उसके टखने में मोच आ गई थी महाराज। हिपलियोंग ने जोड़ बिठाकर ड्रेसिंग कर दी थी। वो उस वक्त पुरसुकून नींद सो रहा था, इसलिए मैंने उसे जगाना और साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, कांग सुबह जाकर उसे देखाएगा और उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। वैसे क्या नाम है उस औरत का? हिपलियोंग। हाँ, हिपलियोंग। उससे तुम्हारा ताल्लुक कितना पुराना है? चंद घंटों का। वो तुम्हारा साथ देने पर तैयार क्यों हो गई? तुम लोगों को अपने घर में पनाह क्यों दी? उसने तुम्हें पहचान लिया था। अगर तुम्हारे अंदर की सच्चाई को उसने पहचान लिया था। इस जैसे लोग सच्चाई का साथ देने के लिए खतरात की परवाह नहीं करते। तुम्हारी नियत में फतूर होता, तुम में बुराई होती, सच्चाई का फुकदान होता, तो तुम्हें ये मोहब्बतें और चाहते ना मिलती। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ महाराज। ठीक है, अपने अंदर की स्पिरिट को बेदार रखो। कीप इट अप। वैसे तुम अपनी ची की ट्रेनिंग कब से शुरू कर रहे हो? जब आप हुक्म करें महाराज। ठीक है, 2-4 दिन बाद मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, महाराज ने कहा और फिर मोहब्बत भरी नजरों से थाई वगैरह की तरफ देखा और रुखसत हो गए।
बाहर निकलते ही दरवाजे से मास्टर हुचन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मायने खेज अंदाज में आंख मारकर मुस्कुरा दिया। उनके जाते ही थाई ने दौड़कर दरवाजा बंद किया और मुड़कर चंद लम्हे अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही। इससे पहले कि मैं उसकी नजरों का मतलब समझ सकता, वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। मेरी पेशानी और गालों पर उसने बोसों की बारिश कर दी। मैं गड़बड़ाकर पीछे हटता हुआ पुश्त के बल बेड पर गिर गया। थाई भी मेरे ऊपर गिरी। उसने मुझे नहीं छोड़ा। मेरे चेहरे पर वो बोसे देती रही और डॉक्टर जानकी और नोविता एक तरफ खड़ी कहकहे लगाती रही। ओह, अरे थाई, पागल हो गई हो क्या? मैं उसके बोझ तले दबा चीख रहा था। हाँ, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। सुना नहीं तुमने क्या कहा था महाराज ने? मार्शल आर्ट की दुनिया का सबसे अजीम आदमी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहा था। अगर महाराज का ख्याल ना होता ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त दबोच लेती। अच्छा, अब तो छोड़ दो। थाईवांग ने मुझे छोड़ दिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। महाराज ने ठीक ही कहा था। मैं वाकई खुशकिस्मत था कि मुझे थाईवांग और जानकी देवी जैसी मोहब्बत करने वाली खवातीन मिली थी। उनकी मोहब्बत खरी थी। ये मुझे मैली आंख से नहीं देखती थी। मैं अरसे से थाईवांग के साथ रहा था। उसने कभी कोई ऐसी कोशिश या हरकत नहीं की थी जिससे मैं कोई गलत मतलब अखज़ करता। ये उसकी मोहब्बत ही की सच्चाई थी कि महाराज से मेरी तारीफ सुनकर जानकी और नोबिता की परवाह किए बगैर वो मुझसे आकर लिपट गई थी। मैं बेड से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। जानकी और नोबिता भी कुर्सियों पर बैठ चुकी थी। अगरचे रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन नींद हम में से किसी को नहीं आ रही थी। आज के वाक़े के बाद तो मुझे और जानकी को नींद आनी भी नहीं चाहिए थी। हम जितनी देर आश्रम में रहे, मौत से आंख में चोली खेलते रहे थे। अगर वहां पर मौजूद 300-400 लोग हंगामा ना खड़ा करते तो हमारे लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। वो तो हमें यहाँ कर पता चला कि मुझे और प्रसाद को आश्रम में जाने की इजाजत देने के बाद महाराज ने कांग और उसके साथ 2 लड़कों को भी वहां भेज दिया था, ताकि अगर हम किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वो हमारी मदद कर सकें। लेकिन वहां हंगामा हो जाने की वजह से वो हमारी कोई मदद नहीं कर सके थे। और वैसे भी वहां सब लोग हुड पहने हुए थे। हमारे चेहरे भी छुपे हुए थे। शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता आश्रम से निकलते वक्त हमने हुड उतार फेंके थे और दीवार फलांग कर बाहर आ गए थे। कांग वगैरह ने हमें उस वक्त देखा जब हम हिपलियों की कार में वहां से निकल रहे थे, और फिर दारा को भी कार में वहां से निकलते देखकर उन्हें खतरे का एहसास हुआ था। मुझे जानकी पर हैरत थी। धान पान सी औरत अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दारा जैसे बदमाश से भिड़ गई थी और उसे आखिरी वक्त तक रोके रखा था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि दारा वहां से फरार होकर कहाँ गया होगा? थाईवांग की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों से चौंका। पेड्रो के पास जाने के सिवा और कहाँ जा सकता है? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और फिर मैं खुद ही अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। हाँ, वही क्या होगा? उसके सिवा और वो कहीं नहीं जा सकता। वही उसकी आखिरी उम्मीद है। काश मैं उसे देख सकती। उसकी हालत काबिले दीद होगी। वो अपनी बोटियां नोच रहा होगा। थाई ने गहरा सांस लेते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम उसे इस हालत में जरूर देखोगी। काश वो दिन जल्दी आ जाए। थाई ने कहा, तुम यहाँ बैठी इस दिन का इंतजार करती रहो। मैं तो सोने जा रही हूँ। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। जानकी ने उठते हुए कहा। उसके सर में दर्द तो होना ही चाहिए था। दारा ने उसे बालों से पकड़कर खूब घसीटा था। उसका ऊपर का होंठ भी सूजा हुआ था। ओहो, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि तुम लोग एक बहुत बड़ा मार्का सर करके आए हो। ऐसा करो, तुम और नोबिता साथ वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं भी वजदान से कुछ देर बातें करूंगी। अच्छी तरह चेक कर लेना, कहीं टूट फूट तो नहीं हुई उसकी। जानकी ने मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ जबड़ा सूजा हुआ है। शायद गलती से उनमें से किसी का हाथ लग गया था। जानकी और नोबिता दूसरे कमरे में चली गईं। थाई ने उठकर दरवाजा बंद किया और मेरे सामने आकर एक बार फिर मुझे गहरी नजरों से देखने लगी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, सिर्फ जबड़े पर एक हाथ पड़ गया था। उसके सिवा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। थाई ने बेड की तरफ इशारा किया। मैं बेड की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। उस वक्त मुझे वाकई थकन सी महसूस हो रही थी। वो नूदगी सी तारी हो रही थी। थाई मेरे सामने बैठी हुई थी और ना जाने क्यों मेरा दिल चाहने लगा कि मैं उसकी गोद में सर रखकर सो जाऊं। फिर मैं अपनी ख्वाहिश पर काबू न पा सका। मैंने आगे झुककर अपना सर थाई की गोद में रख दिया और टांगे बेड पर फैला ली। थाई ने बेड की पुश्त से टेक लगा ली और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। मैं अजीब सा सुकून महसूस करने लगा। वो मुझसे कुछ कह रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। और फिर मैं सो गया। आंख खुली तो खिड़की से आने वाली धूप कमरे में फैली हुई थी। मैं बहुत गहरी नींद सोया था। आंख खुलने पर चंद सेकंड तो मैं समझ ही ना सका कि मैं हूं कहां पर। आहिस्ता आहिस्ता आवाज बहाल हुई तो मुझे सब कुछ याद आ गया और फिर दूसरे ही लम्हे मैं चौंक पड़ा। मेरा सर थाईवांग की गोद में रखा था। वो इसी तरह बैठे बैठे बेड की पुश्त से टेक लगाए सो गई थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसका हाथ अपने सीने से हटाया और जैसे ही अपना सर उसकी गोद से उठाना चाहा, वो हड़बड़ा कर उठ गई और मेरे सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया। उसका हाथ एक बार फिर मेरे सीने पर टिक गया।
ये हरकत उससे नींद में सरजद हुई थी। थाई, मैंने उसका हाथ हटाते हुए हौले से कहा। ओह, तुम जाग गए? सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है। रात तो कब की गुजर गई, दिन निकला हुआ है। वो देखो, धूप कमरे में आ रही है। तुम रात भर इसी तरह बैठी रही, सोई क्यों नहीं? सो तो रही थी। थाई, तुम मुझे क्या समझती हो? इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानती। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने पातों को देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका। ये वार्ड की वही नौजवान और हसीन राहिबा थी जिससे सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। हेलो लिटिल मास्टर, 10 बज रहे हैं, तुम लोग नाश्ता नहीं करोगे? लिटिल मास्टर? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यस। पातों के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। महाराज का हुक्म है कि आइंदा से तुम्हें इसी नाम से पुकारा जाए। बहरहाल तुम लोग 10-15 मिनट में खाने के कमरे में आ जाओ। पातोंग मुस्कुराती हुई चली गई। मैंने मुड़कर कमरे में देखा। थाई बेड पर नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद हम सब खाने के कमरे में मौजूद थे। वहां 5-6 भिक्षु भी एक मेज के गिर्द बैठे नाश्ता कर रहे थे। पातोंग ने नाश्ता लाकर हमारे सामने रखा और खुद भी हमारे साथ बैठ गई। वो भिक्षु कुछ देर बाद प्लेटें साफ करके डकारे लेते हुए बाहर चले गए। मैं इन भिक्षुओं की खुराक जानता था। उन्होंने डटकर खाया होगा और दोपहर को इससे भी ज्यादा डटकर खाएंगे। ये भिक्षु लोग सुबह और दोपहर ही को खाना खाते थे। रात का खाना ये लोग नहीं खाते थे। बुद्ध मजहब का अगर कोई शख्स भिक्षु बनना चाहता तो उसे चंद शराइत की पाबंदी करना पड़ती थी, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि दोपहर के खाने के बाद वो ऐसी कोई चीज नहीं खाएंगे जिससे पेट भरता हो। लेकिन मैंने बहुत से भिक्षुओं को रात को भी खूब डटकर खाते देखा था। जब पहली ट्रेनिंग के लिए मुझे पहाड़ी वाले वार्ड यानी बुद्धा की इबादतगाह में भेजा गया तो वहां मैंने तमाम भिक्षुओं को रात का खाना खाते देखा था और जंगल वाले कैंप में भी सारे ही भिक्षु खाना खाते थे। नाश्ते के बाद हमने कॉफी भी वहीं बैठकर पी। यहाँ कोई अखबार मिलेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा? मैंने पातों से पूछा। तुम लोग अपने कमरे में चलो, मैं लेकर आती हूँ। हम वहां से उठकर थाई वाले कमरे में आ गए। तकरीबन 10 मिनट बाद पातों अखबार लेकर आ गई। अखबार थाई जुबान का था। ये जुबान में बोलना और समझने तो लगा था, लेकिन पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता था। अखबार के पहले सफे पर तस्वीरें देखकर मैं अखबार की हेडलाइन का मतन समझ गया। एक तस्वीर जलते हुए आश्रम की थी, कुछ तस्वीरें जली हुई गाड़ियों की थी और 3 तस्वीरें लाशों की थी। एक मर्द और 2 औरतों की लाशें थी जिनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। मैंने अखबार देखकर थाई को दे दिया। पढ़कर बताओ क्या लिखा है। थाईवांग ने अखबार अपने सामने फैला लिया। जानकी और नोबिता भी उस पर झुकी हुई थी। अखबार की हेडलाइन तो थी ही आश्रम की आतिर जिंदगी के बारे में। सफा अव्वल पर और भी छोटी बड़ी लातादाद खबरें इसी हवाले से थी। थाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अखबार उसके हाथ से नोबिता ने ले लिया था। इस हंगामे में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ये तीनों आश्रम से बाहर निकलने की कोशिश में कुचले गए थे। उनमें 1 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। जख्मी होने वालों में 2 को गोलियां लगी थी, जबकि कुछ धक्कम पेल में जख्मी हुए। आश्रम में लगने वाली आग पर रात गए तक काबू नहीं पाया जा सका था। ख्याल है कि कुछ लोग आग में जलकर भी हलाक हुए होंगे। थाईवांग रुके बगैर कही जा रही थी। आश्रम के बाहर कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया गया। बाज लोगों के बयान के मुताबिक आश्रम में हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब स्वामी के चंद गुर्गों ने वहां आए हुए लोगों के चेहरों से हुड नोचने शुरू किए। इन्हें शायद कुछ खास लोगों की तलाश थी जिनके बारे में स्वामी बार बार ऐलान कर रहा था कि कुछ जराइम पेशा अफराद आश्रम में घुस आए हैं जो यहाँ का पुरसुकून माहौल बर्बाद कर रहे हैं। बाज लोगों का यह भी कहना है कि पिछले चंद रोज से एक और आदमी आश्रम पर काबिज था और स्वामी रघुनाथ उसके हाथों का खिलौना बना हुआ था। उसे ना तो कोई शख्स नाम से जानता है और ना ही चेहरे से पहचानता है। वो भी दूसरे लोगों की तरह हमेशा अपना चेहरा हुड में छुपाए रहता था। उसके गुर्गे भी अपने चेहरे हुड में छुपाए रखते थे। आश्रम में हंगामे रात जिंदगी की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए थे। आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। अवाम ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बाद सियासतदानों के बयानात भी अखबार में छपे हैं। उनका कहना है कि वो पहली हुकूमत को स्वामी रघुनाथ की नापसंदीदा सरगर्मियों से आगाह करते रहे हैं, लेकिन अय्याश हुक्मरानों ने कभी उसका नोटिस नहीं लिया, जिसका नतीजा आज इस हंगामे की सूरत में निकला। और स्वामी रघुनाथ के बारे में कोई इत्तला? मैंने सवालिया नजरों से थाई की तरफ देखा। वो लापता है। लोगों के कहने के मुताबिक वो भाषण खत्म करके आश्रम की इमारत के अंदर चला गया था। कुछ लोगों ने हंगामा शुरू होने से पहले इमारत के अंदर से शोर और गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। स्वामी के बारे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो भी साग में जलकर मर गया है या फरार होने में कामयाब हो गया। बहरहाल उसे तलाश किया जा रहा है। आला हुक्काम ने यकीन दिलाया कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीक की जाएगी और इसके जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। थाई कुछ देर को खामोश हुई, फिर हुक्मरानों को बेनुकत सुनाने लगी। राशि, बेजमीर, जब हर तरफ से स्वामी और उसके आश्रम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी तो
तो किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। अब मामला हाथ से निकल गया और कई लोग मारे गए तो इन्हें कानून याद आ रहा है। थाई वांग देर तक बड़बड़ाती रही और मैं सूरत हाल का जायजा लेते हुए दारा के बारे में सोचता रहा। वो यकीनन पेड्रो के ही पास गया होगा। चंद रोज तो वो दिपका रहेगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं अगरचे पूरी तरह उसके खिलाफ सरगर्म नहीं हुआ था, लेकिन इक्का दुक्का जो कार्रवाइयां की थी उनसे भी उसे खासा नुकसान हुआ था। स्वामी का आश्रम तो सोने की कान था। न जाने किस तरह उसने रघुनाथ को अपने कब्जे में कर लिया था। वो इस आश्रम से करोड़ों भात कमा सकता था और ये मुस्तकिल आमदनी थी, कभी ना खत्म होने वाली। स्वामी की तरह वो भी म्याना रवि से काम लेता और लोग खामोशी से ब्लैकमेल होते रहते, लेकिन वो शायद एक ही मर्तबा में उनकी तिजोरियां खाली करवा लेना चाहता था, जिससे लोग अंदर ही अंदर उसके खिलाफ होते जा रहे थे। और फिर मैंने जल्दी पर तिल का काम किया। मैं दर हकीकत स्वामी रघुनाथ या उसके आश्रम के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ वहां दारा के चक्कर में गया था, सिर्फ दारा को वहां से निकालना चाहता था। लेकिन लोग पहले ही भरे बैठे थे, उन्हें मौका मिल गया और इस तरह आश्रम की कहानी खत्म हो गई। हम लोग इस सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे कि कांग भी आ गया। वो सुबह ही हिपलियों की गाड़ी लेकर चला गया था। सुबह जाने से पहले उसने जानकी को जगाकर उससे हिपलियों के घर का पता समझ लिया था। वहां सब ठीक है लिटिल मास्टर? कांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हिपलियों का फिलहाल चंद रोज तक घर से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं। वो प्रसाद का पूरी तरह ख्याल रखे हुए है। वहां अगरचे ने कोई खतरा नहीं है, लेकिन महाराज के हुक्म पर मैंने 2 लड़कों को वहां छोड़ दिया है। एक मकान के अंदर रहेगा और दूसरा दूर रहकर निगरानी करेगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो उसकी इत्तला दे सके। वैसे वो बंगला बिल्कुल महफूज है, वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी। थैंक यू कांग, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कांग थोड़ी देर बैठने के बाद चला गया। हमें फिलहाल कोई काम नहीं था, इसलिए बातों में वक्त गुजारते रहे। दोपहर का खाना खाकर मैं सो गया और जब आंख खुली तो शाम ढल रही थी। थाई ने बताया कि तकरीबन आधा घंटा पहले प्रसाद की कॉल आई थी। उसने अपना नंबर लिखवा दिया है, वो कोई बात करना चाहता है। मैं उस कमरे में चला गया जहाँ टेलीफोन रखा था। मैंने रिसीवर उठाकर थाई का बताया हुआ नंबर डायल किया। कॉल हिपलियोंग ने रिसीव की। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद उसने रिसीवर प्रसाद को दिया। हेलो प्रसाद, कैसे हो? पैर की तकलीफ कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस, एक अहम इत्तला देनी थी। कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया? मैं कभी सोते में ख्वाब नहीं देखा बॉस, जागते में क्या देखूंगा। मैंने अपने एक बंदे को फोन किया था, ये इत्तला मुझे उसी ने दी है। कैसी इत्तला? दारा पेड्रो के पास पहुंच चुका है और उन्हें शुबा है कि हम चाइना टाउन वाले उस फ्लैट में छुपे हुए हैं जो मैंने किराए पर लिया था। उनके आदमी आज रात वहां रेड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। बात मेरी समझ में नहीं आई। वो फ्लैट छोड़े हुए तो कई दिन हो चुके हैं, उन्हें शुबा कैसे हुआ कि हम वहां जा सकते हैं? वो फ्लैट है तो अभी तक मेरे नाम पर ही ना, हो सकता है उन्हें किसी तरह शुबा हो गया हो। ठीक है, अगर वो लोग उस फ्लैट पर रेड करने का इरादा रखते भी हैं तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? लेकिन मैं खामोश हो गया। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल उभरा था, वो लोग उस फ्लैट पर रेड का झांसा देकर कोई और कार्रवाई तो नहीं करना चाहते? हो सकता है बॉस, जिस जगह मैं मौजूद हूँ इसका इन्हें पता नहीं। महाराज के जिम्नेजियम पर हमला करके वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे और वार्ड रेमंड का रुख करने की वो हिम्मत नहीं कर सकते। हो सकता है उनके जहन में कोई और मंसूबा हो। ठीक है, तुमने अपने आदमी को हिपलियों का नंबर तो नहीं दिया ना? नहीं बॉस, मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। 1-1.5 घंटे बाद तुम दोबारा उस आदमी को फोन करके मालूम करने की कोशिश करना कि उनका असल मंसूबा क्या है, और वैसे भी कोई गैर मामूली बात महसूस करो तो मुझे इत्तला देना। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही लाइन बेजान हो गई। मैं फोन रखकर कमरे में वापस आया और थाई वांग वगैरह को प्रसाद के फोन के बारे में बताने लगा। मेरे ख्याल में महाराज और मास्टर को भी ये इत्तला देना जरूरी था। कांग चंद लड़कों के साथ आजकल इसी बुद्ध इबादत गाह में रह रहा था। मैंने उसे बुलाकर सूरत हाल से आगाह किया। ठीक है लिटिल मास्टर, मैं महाराज और मास्टर हुचन को इत्तला कर देता हूँ, तुम आराम से बैठो। मैंने अगरचे महाराज और मास्टर हुचन को इत्तला भेज दी थी, लेकिन मेरे दिल में खलिश थी, जहन में खटक सी थी। ना जाने क्यों मेरा जहन इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, और वो गड़बड़ क्या हो सकती थी, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। रात 9 बजे के करीब प्रसाद की कॉल आई। मेरे मुखबिर को यही बात मालूम हुई थी जो वो पहले बता चुका है, लेकिन प्रसाद, ये बात मेरे हलक से नहीं उतर रही। तो फिर खामोश बैठे रहो बॉस, अपने जहन को उलझाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर और प्रसाद से बातें करता रहा, फिर फोन रख दिया। प्रसाद की इस इत्तला की तस्दीक हो जाने के बाद मेरी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने अगरचे मशवरा दिया था कि मैं खामोश बैठा रहूं और अपने जहन को उलझाने की कोशिश ना करूं, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थाई और जानकी भी मेरे इस ख्याल से मुत्तफिक थी कि कोई गड़बड़ जरूर है और दारा वगैरह हमें धोखे में रखकर कोई और कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये बात उनकी मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कार्रवाई करेंगे। ओहो, मैं एकदम उछल पड़ा। मेरे जहन में अचानक ही ख्याल आया था, थाई, तुम्हें याद है जब मैं और तुम
रीजेंट इंदिरा होटल गए थे तो उन्होंने हमें घेरे में ले लिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इस वाक़े को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने मास्टर फू को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था और उसके 2 दिन बाद उन्होंने तुम्हारे बंगले पर हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर वहां से भाग निकल सके थे। उन्होंने बंगले को आग लगा दी थी और तुम्हें मालूम है उन्होंने तुम्हारे बंगले का पता कैसे लगाया था? मेरी कार इंदिरा होटल में रह गई थी और उन्होंने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से मेरे घर का पता मालूम कर लिया था। और तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए थे। गुज़िश्ता रात हम हिप्लियों की कार में थे। दारा ने रास्ते में हमारी कार रोककर हम पर हमला किया था। जानकी और दारा कार के सामने दूसरों से गथम गथा हो रहे थे। दारा बहुत चालाक आदमी है। उसने हिप्लियों की कार का नंबर देख लिया होगा और मैं जुमला मुकम्मल न कर सका। बदतरीन खदशात मेरे जहन में सर उभारने लगे थे और दिमाग में आंधियां सी चलने लगी थी। तुम्हारा मतलब है कि दारा ने हिप्लियों के कार का नंबर नोट कर लिया होगा और हाँ, उस शैतान से कुछ बैद नहीं। 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए मैं फोन वाले कमरे की तरफ दौड़ा। यहाँ आते ही मैंने फोन का रिसीवर उठाया और हिप्लियों का नंबर डायल करने लगा। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। आवाज हिप्लियों की थी। हेलो हिप, प्रसाद को रिसीवर दो। 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट बाद प्रसाद की आवाज आई। यस बॉस, क्या बात है? प्रसाद, तुम जिस हालत में भी हो हिप्लियों को लेकर वहां से निकलो। क्या बात है बॉस, तुम बहुत घबराए हो? दारा की चाल को मैं समझ गया हूँ प्रसाद। मुझे शुबा है कि उसने हिप्लियों की कार के स्टेशन नंबर के जरिए इस बंगले का पता चला लिया है और मुझे ये भी शुबा है कि वो आज रात कहीं और नहीं बल्कि इसी बंगले पर रेड करेगा। तुम एक लम्हा भी जाया किए बगैर वहां से निकलो और वार्ड ट्रीटमेंट पहुंच जाओ। महाराज के 2 आदमी तुम लोगों की हिफाजत के लिए वहां छोड़े गए थे, वो कहाँ है? एक तो गली के मोड़ पर है और दूसरा बंगले के बरामदे में बैठा हुआ है। ठीक है, तुम लोग फौरन वहां से निकलो और उन दोनों को भी वहां से हटा दो। तुम्हारी बात समझ में आती है बॉस। ठीक है, हम चंद मिनट में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैंने फोन रखा और दोबारा उसी कमरे में आ गया। मैंने थाई और जानकी के सामने अपने खदशात का इजहार भी कर दिया। 15 मिनट गुजर चुके थे। मेरा ख्याल था कि प्रसाद और हिप्लियों को बंगले से निकलने और यहाँ तक पहुंचने में 40-45 मिनट जरूर लगेंगे। प्रसाद को खबरदार करके मुझे मुतमईन हो जाना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर कांग को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर मैं चौंका। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ कांग? मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। गड़बड़ हो गई बॉस। हमारे एक लड़के ने फोन पर इत्तला दी है कि पेड्रो के आदमी हिप्लियों के बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज ने सुखम वर्ड 53 पर वाकई अपने एक शागिर्द हुतू को फोन तो कर दिया है। वो लोग वहां पहुंचने वाले होंगे। हम भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, मैंने कहा और टेलीफोन वाले कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। फिर हिप्लियों के बंगले के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। कभी बेल बजती सुनाई देती और कभी इंगेज की टोन आने लगती। मैंने रिसीवर पटक दिया। मुझे समझने में देर न लगी कि टेलीफोन की लाइन काट दी गई है। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो थाई और जानकी वहां खड़ी थी। जानकी ने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो समझ गई थी कि हिप्लियों के घर पर हमले की इत्तला मिलने के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकूंगा, इसलिए वो अपने कमरे से पिस्तौल निकाल कर लाई थी। मैंने पिस्तौल लेकर जेब में डाला और कांग के साथ वार्ड के अकबी गेट की तरफ भागने लगा। गेट के करीबी अंदर की तरफ एक स्याह रंगी वैन खड़ी थी जिसमें 4 आदमी पहले से बैठे थे। उनमें से एक के पास चीनी साख्ता AK-47 ऑटोमेटिक राइफल थी। वैन का इंजन स्टार्ट था और इन्हें शायद हमारे इंतजार था। हमारे बैठते ही वैन हरकत में आ गई और गेट से निकलकर तेज रफ्तारी से रामाफोर रोड पर दौड़ने लगी। ये सड़क बिल्कुल सीधी चली गई थी। अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे। सड़कों पर ट्रैफिक था। वैन के ड्राइवर का सिपुर हुजूम सड़कों पर गाड़ी चलाने की में खासी महारत थी। वो उस वक्त भी रफ्तार कम किए बगैर बड़ी महारत का सबूत दे रहा था। 2 जगह वो सिग्नल तोड़ता हुआ आगे निकल गया। क्लोंग टोई डिस्ट्रिक्ट में सोए 133 से जरा आगे उसने वैन सुखमवर्ड 36 पर मोड़ ली और मेन सुखमवर्ड रोड क्रॉस करते हुए सुखमवर्ड 36 पर आ गए। अब रास्ता मेरी समझ में आ गया था। वैन जैसे ही थांग लो रोड पर मुड़ी, फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर न लगी कि होतू के आदमी हमसे पहले वहां पहुंच चुके थे और पेड्रो के आदमियों का मुकाबला कर रहे थे। मैं एक लड़के के साथ गली के मोड़ पर उतर गया और अकबी गली की तरफ दौड़ता गया। मेरा ख्याल था कि बंगले की पिछली तरफ से अंदर दाखिल होने की कोशिश करूंगा। अकबी गली से बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दीवार तकरीबन 6 फुट ऊंची थी। मैं अपने साथी का सहारा लेकर दीवार पर चढ़ा और उसे भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसके साथ ही मैंने पिस्तौल भी हाथ में ले लिया। दीवार पर चढ़ते मुझे एहसास हो गया कि लड़ाई बंगले के अंदर नहीं बल्कि दूसरी तरफ सामने वाली गली में हो रही थी। मैं दीवार से कूदकर अकबी बरामदे में पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने कीहोल पर पिस्तौल रखकर ट्रिगर दबा दिया। लॉक टूट गया। मैंने हैंडल को झटका देकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरा साथी भी मेरे साथ ही अंदर दाखिल हुआ था। वो मुझे रुकने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया।
तमाम कमरों की बत्तियां जल रही थी। हॉलनुमा कमरे में उल्टा हुआ फर्नीचर बता रहा था कि यहाँ अच्छी खासी धींगा मुश्ती हुई थी। मैं प्रसाद वाले कमरे की तरफ दौड़ा और जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। प्रसाद कमरे में मौजूद नहीं था। बिस्तर की चादर के अलावा 2-3 जगहों पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। हर चीज उल्टी सीधी पड़ी थी। बाथरूम का दरवाजा खुला देखकर मैं उधर लपका, मगर बाथरूम खाली था। प्रसाद, हिपलियोंग, मैंने दरवाजे पर आकर पुकारा, मगर कोई जवाब ना मिला। मेरे साथ आने वाला लड़का भी कमरों में झांकता फिर रहा था। मैं सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हिपलियोंग को देखकर उछल पड़ा। वो बाथरूम के दरवाजे के करीब फर्श पर पड़ी थी और उसके पेट से खून बह रहा था। उसका एक हाथ जख्म पर था। लियोंग, लियोंग, आंखें खोलो, मैं वजदान हूँ। मैं उसके गाल थपथपाते हुए उसे पुकारने लगा। हिपलियोंग ने आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो लोग उसे ले गए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो खामोश हो गई। उसकी आंखें भी बंद हो गई। मैं उसे उठाकर हॉलनुमा कमरे में लाया और एक सोफे पर लिटा दिया। उसने पेट के जख्म पर हाथ रखा हुआ था, लेकिन खून रिस रहा था। मेरा दूसरा साथी बरामदे वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और फिर उसकी चीख सुनकर मैं भी दौड़ता हुआ बरामदे में आ गया। कांग का भेजा हुआ मुहाफिज लड़का हिपलियोंग की कार के करीब जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म पर कई जगहों से खून बह रहा था, लेकिन वो भी जिंदा था। फायरिंग की आवाजें अब गली में दूर से सुनाई दे रही थीं। मुझे ये समझने में दूर न लगी कि होतू के आदमी पेड्रो के आदमियों का पीछा कर रहे थे। बाहर निकलो और इनको अंदर बुला कर लाओ, मैंने अपने एक साथी से चीख कर कहा। वो गेट से निकलकर चीखने लगा। चंद सेकंड बाद ही 2 आदमी अंदर आए और कुछ ही देर बाद कांग भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। वो लोग प्रसाद को उठाकर ले गए कांग, तुम्हारा ये आदमी और हिपलियोंग शदीद जख्मी है। कांग ने अपने आदमियों को चीख कर कुछ कहा। उनमें से एक बाहर दौड़ा। 2 मिनट बाद वैन गेट के सामने आकर रुकी। लियोंग और दूसरे जख्मी को उठाकर वैन में डाला गया। कांग ने 2 और आदमियों को इशारा किया और खुद स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। मैंने वैन में बैठकर लियोंग का सर अपने घुटने पर रख लिया। वो आंखें खोलकर मेरी तरफ देखने लगी। घबराओ नहीं, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुम बच जाओगी, मैंने उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा। लियोंग के होठों पर अफसरदा सी मुस्कुराहट आ गई। कांग वैन को हरकत में ले आया था और फिर ठीक उसी वक्त किसी तरफ से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। कांग वैन को ऊपर वाली गली में घुमाकर थांग लू रोड पर ले आया और उसकी रफ्तार बढ़ा दी। इस सड़क पर तकरीबन 1 मील आगे बांग्लादेश के सिफारत खाने के करीब एक बहुत बड़ा अस्पताल था और वहां तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। अस्पताल की इंतजामिया ने केस लेने से इनकार कर दिया। प्राइवेट अस्पताल इस किस्म के केसेस नहीं लेते थे जिनमें किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई का एहतमाल हो। अगर तुम लोगों ने फौरी तौर पर इन्हें ट्रीटमेंट ना दिया तो महाराज के आदमी इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग ने चीख कर कहा। उसकी धमकी काम कर गई और दोनों जख्मियों को फौरी तौर पर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। कांग इस्तकबालिया काउंटर पर गया और टेलीफोन पर महाराज को सूरत हाल से आगाह करने लगा। आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंच गई। कांग ने मुझे इशारा किया। मैं लॉबी में एक सोफे पर बैठ गया। कांग पुलिस पार्टी से निपटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ऑफिसर उसे दबाव में लाने की कोशिशें कर रहा था। कभी वो चीखने लगता और कभी कांग। पुलिस ऑफिसर कुछ ज्यादा ही अक्खड़ किस्म का था। उसने कांग को बाजू से पकड़ा और उसे एक तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, मगर कांग अड़ गया। 2 पुलिस वाले जल्दी से आगे बढ़े। एक पुलिस वाले ने कांग को घूंसा मारना चाहा, मगर कांग ने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। सुनो ऑफिसर, तुम अपने इख्तियार से तजावुज कर रहे हो। कोई जुर्म साबित होने से पहले तुम्हें किसी पर हाथ उठाने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ अपना कानूनी हक इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर कांग ने झटके से दूसरे पुलिस वाले का हाथ छोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो सड़क छाप गुंडों से ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं था और दिन में ना जाने उसे इस किस्म की कितनी धमकियां दी जाती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता, मास्टर हुचन 2 आदमियों के साथ अस्पताल के मरकजी शीशे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मास्टर का हुलिया तो शरीफाना था। नीली जीन्स, सफेद टी शर्ट, पैरों में जॉगर और सर के बाल भी सलीके से आरास्ता थे, मगर उसके दोनों साथी अपने लिबास और शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लगते थे। मास्टर को देखते ही पुलिस ऑफिसर ने कांग का हाथ छोड़ा और मास्टर हुचन जैसे ही करीब पहुंचा, उसने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कांग उसे जो कुछ बताने की कोशिश करता रहा था उस पर शायद पुलिस ऑफिसर को यकीन नहीं आया था, लेकिन अब मास्टर हुचन को देखकर ना सिर्फ उसने कांग की बातों को यकीन कर लिया, बल्कि बार बार उससे अपने रवैये की माजरत भी करने लगा। इस वक्त मैं भी उठकर उसके करीब आ गया और उनकी बातों में शामिल हो गया। फिर मैं पुलिस ऑफिसर को तफसील से बताने लगा कि लियोंग के मकान पर पेड्रो के आदमियों का हमला गुज़िश्ता रात स्वामी रघुनाथ के आश्रम वाले वाकये की कड़ी है। हिपलियोंग ने गुज़िश्ता रात आश्रम में हंगामे के बाद हमारे 2 आदमियों को वहां से शहर आने में अपनी कार में लिफ्ट दी थी। अब मास्टर हुचन बता रहा था, वो मेरा नाम गोल कर गया था। हंगामे के दौरान में वहां से भागने की कोशिश में एक आदमी के पैर में मोच आ गई। हिपलियोंग उसे अपने घर ले आई थी, जबकि दूसरा आदमी अपने घर चला गया।
कल रात आश्रम में पेड्रो के आदमी भी मौजूद थे और वो सारा हंगामा दरअसल उन्होंने ही खड़ा किया था। उनके किसी आदमी ने हमारे आदमियों को हिप्लियों के साथ कार में आते देख लिया था। तुम जानते हो, पेड्रो ने ज़ेरे ज़मीन दुनिया में महाराज के खास शागिर्द वजदान के सर की कीमत मुकर्रर कर रखी है, 2 मिलियन भात। वो हर कीमत पर उसे मौत के घाट उतारना चाहता है। उसे शायद ये इत्तला दी गई थी कि वजदान हिप्लियों के घर में पनाह लिए हुए है। आज उन्होंने उसके मकान पर हमला कर दिया जिसमें लियोंग और हमारा एक आदमी जख्मी हो गया और वो लोग उस आदमी को उठाकर ले गए जिसे हिप्लियोंग कल रात अपने साथ लाई थी। यहाँ पर पार्ट 36 का अख्ताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 37 समाप्त फरमाएं।